now discussing topic number 9 of chemistry O levels syllabus 5070. So the first topic is properties of metal. When we discuss the physical property, as I discussed in the last video about alkali metals and transition metals, they have some different properties as far as density is concerned. Their densities are different. Okay, and boiling points, there is a difference in boiling point as well. So we can see over here as well, when we are talking about metals in general, they are good conductors of heat. Means thermal conductivity is good. Electrical conductivity is good generally. Malleability and ductility. Malleable means they can be hammered. Ductile means they can be drawn into wires. Melting and boiling point is generally high. When we are saying generally, so we are why we are using generally term means there are some metals which have a low melting point, but uh, mostly it is all the metals they have high melting point. Comparatively low melting point वाले भी metals होंगे, but mostly high melting point होगा. ठीक है. लो मेल्टिंग पॉइंट भी 100 के अंदर होता है. ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. 100 के अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. अच्छा, लस्टर इज शाइनी. डेंसिटी इज यूजुअली हाई अगेन हमने बात की कि जो अल्कली मेटल्स होंगे वो उनकी डेंसिटी हाई नहीं होती. ठीक है. इसी तरह उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हाई नहीं होता. तो इन इन दो कंडीशंस के अंदर हमने एक वर्ड जनरली या यूजुअली को यूज़ किया. ठीक है. अच्छा, रीज़न क्या है क्यों इतने डक्टिलिटी अच्छी होती है, मेलेबिलिटी अच्छी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो उसका रीजन एक ही है, मेटेलिक बॉन्डिंग. ठीक है. मेटल्स हैव लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. वही जो मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, दैट कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट भी कैरी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो काइनेटिक एनर्जी भी लेके ट्रेवल करेंगे. हीट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है. अच्छा, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी. अब फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आए तो दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. ठीक है. डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं मेटल प्लस एसिड गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. अच्छा, विद कोल्ड वाटर ओनली वेरी रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम वो रिएक्ट करेंगे विद कोल्ड वाटर. अच्छा, डाइल्यूट एसिड से भी वो मेटल्स रिएक्ट करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, यानी ज्यादा रिएक्टिव है. जो कम रिएक्टिव होंगे वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्टिव करते हैं. ये आगे आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसके अंदर हम देखें. अब रिएक्टिव विद स्टीम. अच्छा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, जो कम रिएक्टिव है वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे. ठीक है. लेस रिएक्टिव मेटल, लेसर रिएक्टिव मैग्नीशियम ऑल्दो रिएक्टिव है, बट कंपैरेटिवली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है. तो less reactive metal react to form oxide plus hydrogen. ओके. तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है. मैग्नीशियम इससे मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं. सोडियम, पोटेशियम ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. ऐसा. विद ऑक्सीजन एयर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. ठीक है. जैसे कि आयरन. आयरन जिसको जंग लगता है, दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड. ठीक है. यूजेस ऑफ मेटल क्या होते हैं? सही. यूजेस के अंदर पर्टिकुलरली कुछ हमारे सिलेबस के अंदर मेटल्स हैं जिनके पर्टिकुलर यूजेस हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ये एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, ओवरहेड केबल्स में भी यूज होता है, फूड कंटेनर. ये 3 यूजेस एल्यूमिनियम के हमारे सिलेबस के अंदर हैं. एयरक्राफ्ट में क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी लो डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ होती है. ओवरहेड केबल्स में क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी लो डेंसिटी और गुड कंडक्टिविटी होती है. फूड कंटेनर्स में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू फ्रोजन होता है, बिकॉज इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक तय बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो इसको फर्दर क्रोजन से बचाती है. कॉपर इज यूज्ड इन वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिकॉज इट इज एक्सीलेंट कंडक्टर एंड डक्टाइल. आयरन एंड स्टील ये कहाँ यूज होता है? मशीनरी के अंदर, ब्रिजेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर. वाई? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के अंदर यूज होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर अट्रैक्टिव, रेजिस्टेंस टू corrosion. ठीक है. ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से
एक तो शाइनी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो रेजिस्टेंट टू क्लोरिंग भी होते हैं, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। अलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब अलॉय क्या होता है? अलॉय मिक्सचर होता है मेटल्स विद अदर एलिमेंट, मेटल विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स दो तीन मेटल भी मिलके एक अलॉय बनाते हैं, और उसके अंदर कोई नॉन मेटल भी अगर होगा मिक्सचर हो जाएगा उसका, तो वो भी अलॉय बनाएगा। जैसे होता क्या है कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, ये इम्प्रूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं अलॉयज की हमारे सिलेबस के अंदर? वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स: ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील। Brass is copper plus zinc, bronze is copper plus tin, stainless steel is copper plus chromium plus nickel plus carbon dioxide. So you can see that in the case of steel, we have three metals and then we have one non-metal. In case of brass and tin, both are metal. मतलब ये कॉपर ट्रांजिशन मटेरियल, ठीक है। जब ब्रास कॉपर जो होता है वो थोड़ा मेलेबिलिटी डक्टिलिटी उसकी ज्यादा होती है, जिंक इज थोड़ा ब्रिटल होता है, मतलब ज्यादा मेलेबल नहीं होता। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हार्डर देन कॉपर यूज इन इंस्ट्रूमेंट, तो ब्रास बनता है जो कि कॉपर से थोड़ा हार्ड होता है, और उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के अंदर, टैप्स बनाने के लिए अंदर ब्रास को यूज किया जाता है। और ब्रॉन्ज ऑन द अदर हैंड ये टफ होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन। Why alloys are stronger? तो स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं? इन प्योर मेटल एटम्स आर ऑफ सेम साइज, तो उनकी लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं और उनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होती है। इन अलॉयज डिफरेंट साइज एटम डिस्टॉर्ट लेयर्स। अच्छा, अब इसकी पिक्चर यहाँ नहीं बनी हुई। पिक्चर यू कैन सी द बुक, और आपको याद भी होगी, हमने देखी भी थी, हमने बनाई भी थी कि एक रेगुलर लेयर, उसके अंदर एक एक बड़ा आइटम आ जाए, रेगुलरली अरेंज स्फेयर्स हो, और उसके अंदर एक डिफरेंट साइज का स्फेयर आ जाए, तो उससे क्या होता है, वो स्फेयर दूसरे पे स्लाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो एटम को आप स्फेयर्स की तरह ले सकते हैं, तो उसमें एक साइड के स्फेयर्स आ रहे हैं तो वो स्लाइड कर जाएंगे इजीली। और अगर वो स्फीयर का में से कोई दरमियान में किसी का साइज डिफरेंट हो जाता है, तो वो जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। लेयर्स कैन नॉट स्लाइड इजिली, मेकिंग अलॉय हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग। आइडेंटिफाइंग अलॉय, ठीक है। अब इसके लिए ये एमसीक्यूज के अंदर ज्यादा आता है। डायग्राम शो मिक्स्ड एटम ऑफ डिफरेंट साइजेस अनलाइक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इन प्योर मेटल। ठीक है, बताएंगे ऐसे सर कि अलॉय कौन सा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा जी, फिर जैसे मैंने बात की थी कि रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा इसके लिए हमने एक सेंटेंस देखा था: प्लीज सेंड कैट मंकीज एंड क्यूट जेब्रास इन लार्ज हाइट केजेस सिक्योरली गार्डेड। तो इसमें प्लीज फॉर पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, सी फॉर कैट, का सी जो है वो कैल्शियम के लिए है। अच्छा, सी मल्टीपल टाइम आ रहा है, कैट में भी आ रहा है, या क्यूट में भी आएगा, और केजेस में भी आएगा। तो फर्स्ट सी जो है वो कैल्शियम के लिए है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के लिए मंकी का वर्ड है, एंड एल्यूमिनियम, क्यूट, कार्बन, जेब्रास, जिंक, इन आयरन। सो इनके फर्स्ट लेटर जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है। लार्ज लेड, हायर हाइड्रोजन, केजेस कॉपर, सिक्योरली सिल्वर, गार्डेड गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और मोस्ट रिएक्टिव शुरू में है और लेस रिएक्टिव बाद में। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या है? रिएक्टिविटी पैटर्न। मोर रिएक्टिव मेटल दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, फॉर्म पॉजिटिव आयन क्विकली। लेस रिएक्टिव मेटल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, डू नॉट फॉर्म आयन इजीली। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है, यानी इनके जंग नहीं लगता, ये ऑक्साइड नहीं बनाते, और ये इवन नेचुरली जो पाए जाते हैं वो भी प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं। मतलब ये इन्वायरमेंट में भी जब होते हैं तो ये भी उसमें भी ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट बना सकते हैं बट ऑक्साइड इसके नहीं बनते, यूजुअली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो वेरी लेस रिएक्ट, वेरी 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 लेस रिएक्ट। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। More reactive material displays less reactive from its salt solution. जैसे हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था हेलोजन्स का, तो रिएक्टिव हेलोजन है वो लेस रिएक्टिव हेलोजन को उसके सॉल्ट से निकाल देंगे, तो यहाँ पर वही केस है, लेकिन मेटल के साथ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। जैसे कॉपर यहाँ पर नीचे है और जिंक ऊपर है,
तो जिंक कॉपर टू सल्फेट से कॉपर को रिमूव करके जिंक सल्फेट बनाते हो। ठीक है। अच्छा, नो रिएक्शन इफ मेटल इज लोअर इन सीरीज देन वन इन द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर को अगर मैं सिल्वर से रिएक्ट करवाना चाहूँ, कॉपर टू सल्फेट को, तो वो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि सिल्वर तो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज है, वो कॉपर टू सल्फेट से रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन विद वाटर एंड स्टीम, अच्छा ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ये जैसे हमने बात की थी, पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता, स्टीम से रिएक्शन होता है, रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर आ जाता है जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम तो हमने देखा कि वो ऑक्साइड की फॉरन लेयर बना देते हैं अपने ऊपर, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास जिंक और आयरन। तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होता, लेकिन स्टीम से ये रिएक्ट कर जाएंगे और उन पे जंग लग जाएगा। अच्छा, डाइल्यूट एसिड के साथ दे रिएक्ट स्लोली। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम एंड सोडियम दे रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड। मैग्नीशियम जो है वो स्लोली से रिएक्ट करता है। सिमिलरली जिंक और आयरन भी स्लोली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर ना, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे, लेड भी कर जाएगा, बट कॉपर और सिल्वर और गोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा कोल्ड वाटर से, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता स्टीम से, और इनका डाइल्यूट एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। एल्यूमिनियम अनरिएक्टिविटी की हमने अभी बात कर ली कि उसपे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसकी वजह से वो रिएक्टिव नहीं रहता। अगर ऑक्साइड की लेयर रिमूव करें तो एल्यूमिनियम विगरसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसका रिएक्शन बहुत तेज होगा। ऊपर से स्क्रैच कर दें ऑक्साइड की लेयर और फिर किसी केमिकल में रिएक्ट करवाएं तो शायद बहुत तेज रिएक्शन एसिड्स के साथ और दूसरी चीजों के साथ। ओके, डिटरमाइनिंग रिएक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली। रिएक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली जो ये रिएक्शन है, पहले कोल्ड वाटर डाल के देखेंगे भाई रिएक्ट कर रहा है मतलब कोई मेटल है, हमें उसका नहीं पता कि कौन सा मेटल है। ठीक है, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वाटर का कोल्ड वाटर डाल के देखेंगे उससे रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, फिर स्टीम डाल के स्टीम में उसको करेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे स्टीम का, तो देखेंगे कोई रिएक्शन हो रहा है नहीं। फिर डाइल्यूट एसिड से और फिर कंसनट्रेटेड एसिड से हम देखेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं। और डिस्प्लेसमेंट टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट मेटल्स को लेकर उनसे हम इसका डिस्प्लेसमेंट टेस्ट करवाएं, तो जिसको ये डिस्प्लेस कर देगा तो उससे कम रिएक्टिव होगा, और जिसको नहीं करेगा उससे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि रिएक्टिविटी। अच्छा, ये है भी एमसीक्यूज के अंदर, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्टिविटी बताएं जी मेटल की, किस तरीके की, मतलब आ तो कोई कहीं से भी सकता है, मगर ये मैंने देखा है क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आता है। क्रोजन ऑफ मेटल्स, रस्टिंग। अच्छा, क्रोजन जो है वो मुख्तलिफ उसकी रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। आयरन रस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड बनाता है। इसमें ये जो डॉट के साथ सिक्स एच टू है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर होता है, यानी वाटर की मौजूदगी में वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्रिस्टल बनाएगा आयरन थ्री ऑक्साइड। अच्छा, रस्टिंग जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन मेथड क्या होता है, रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, तो एक तरीका ये है कि आपने क्या किया, एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट से बचाया आयरन को, बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग और ऑयलिंग। कार्स में होती है पेंटिंग होती है, जहाँ पे ऑयल का यूज ना हो, पेंटिंग होती है। और तीसरी है प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये सब काम अगर आप नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। अच्छा, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, ठीक है, वेसल्स होते हैं, और वो सारे किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। और स्टील को जंग लग जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की जो है वो ब्लॉक्स को यूज किया जाता है, वेल्ड किया जाता है इनसाइड इनर लेयर में। यानी उस शिप के बाहर तो नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन अंदर की तरफ वो जिंक के ब्लॉक वेल्ड हुए होते हैं, बाहर की तरफ पानी होता है। तो वो जिंक क्या करता है, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि वो हायर है रिएक्टिविटी सीरीज में। यहाँ इन लार्ज
हायर जैबराज के बाद। ठीक है, जिंक पहले और फिर आयरन बाद में। तो क्या करेगा, आयरन को जिंक प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और वो आयरन की जगह पे खुद करोड हो जाएगा, करोड इंस्टेड ऑफ आयरन, इंस्टेड ऑफ आयरन लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ठीक है, तो जिंक जो है वो खुद करोड हो जाएगा। और उनके ब्लॉक्स को रिप्लेस करना आसान है, तो टाइम टू टाइम जैसे सेल रिप्लेस नहीं करते, उसी तरह ये ब्लॉक्स भी टाइम टू टाइम रिप्लेस कर देते हैं। उससे शिप बढ़ जाती है, शिप की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है जी, और इसी तरीके से ब्रिजेस को, जो खासतौर पे पानी के अंदर ब्रिजेस बने होते हैं, या जो स्ट्रक्चर्स स्टील के पानी के अंदर बने होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी इसी तरीके से होती है। एज वी नो कि पानी जो है वो और एयर मिलकर उसको आयरन को बहुत जल्दी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जंग लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो चीज है प्रिवेंटिंग बाय बैरियर मेथड, बैरियर मेथड देख लिया, सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देख ली, इसके अलावा गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, आयरन को कोट, जैसे जिंक का हमने सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की ना, अब हम आयरन के ऊपर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, उसे कोट लगा देंगे, यानी सॉर्ट ऑफ जिंक से पेंट कर देंगे। पेंटिंग तो नहीं होती, पेंटिंग तो लिक्विड की होती है, मतलब जिंक मेटल है उसे उसको कोट कर दिया, उसकी कोटिंग कर दी आयरन के ऊपर, आयरन कोटेड विद जिंक लेयर। तो अब ये क्या है, ये ऑब्वियसली जिंक जब तक कोट उसकी रहेगी, तो वो खुद रिएक्ट करता रहेगा, खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा, आयरन को प्रोटेक्ट करेगा और बैरियर मेथड वाला काम करेगा। जिंक लेयर प्रिवेंट एयर एंड वाटर कॉन्टैक्ट, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी करेगा और बैरियर मेथड का काम भी करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अच्छा, एक्सट्रैक्शन भी जो है हमारी, वो रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, ईज ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली देखेंगे, शोज हाउ रिएक्टिव अ मेटल इज। मोर रिएक्टिव मेटल अ मेटल, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। लेस रिएक्टिव मेटल easily to are easier to extract from their ore। की आइडियाज में मेटल अबव कार्बन जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो मॉल्टेन सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हासिल करेंगे। एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम की हम सॉल्ट को मेल्ट करके उनकी इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल करते हैं। और उसके अंदर एल्यूमिनियम का तो खैर हमने डिटेल में रिएक्शन पढ़ाई है, उसकी इस तरह एक्सट्रैक्शन होती है। मेटल्स लो कार्बन इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो जैसे आयरन, जिंक और लेड, ये कार्बन से हो जाएंगे रिड्यूस, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की रिडक्शन होती है। ठीक है, फिर मेटल्स विद वेरी लो रिएक्टिविटी, लो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर फाउंड नेटिव और एक्सट्रैक्टेड इजीली। ठीक है, मतलब वो प्योरली प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना मतलब वो कोई मुश्किल ही नहीं होता है, तो वो बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट। ठीक है, Fe2O3 इन ब्लास्ट फर्नेस। तो उसके लिए हमारे पास हेमाटाइट इज आयरन 3 ऑक्साइड, और उसके अंदर कोक फ्री मिलती है, लाइमस्टोन। अगेन इसकी पूरी डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बनी हुई, प्रोसेस इन्होंने पूरा बताया हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं बुक से। और लेबलिंग उसकी याद करनी होती है, मतलब वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि भी है कि किस तरीके से ये काम करता है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, हॉट एयर ब्लास्ट। ठीक है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें यूज होती हैं उसके अंदर, आयरन ऑक्साइड यूज होता है, कोक यूज होती है। कोक और लाइमस्टोन क्या करते हैं, लाइमस्टोन जब हॉट एयर के अंदर होता है तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पे कोक होती है, कोक से रिएक्ट करके कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन 3 ऑक्साइड से रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर देती है, आयरन बना देती है। ठीक है, तो अगेन ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कार्बन कोक, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कार्बन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसी तरीके से वो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन 3 ऑक्साइड से रिएक्ट करके बना। थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम ऑक्साइड बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस होता है, जो कि दोबारा कार्बन से रिएक्ट करे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो भी यहाँ पे आकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और अगेन जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था वो, प्लस यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था वो,
उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आयरन 3 ऑक्साइड से रिएक्ट करके आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, मतलब उसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है, और वो सारा दोबारा कुक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और एक चेन रिएक्शन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अरे रिफॉर्मेशन ऑफ स्लैग, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड ने क्यों बनाया था, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड, सैंड जो उससे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना। ठीक है, और ये स्लैग बन के फ्लोट करने लगता है, ये लेस डेंस होता है, और ये मोल्टेन आयरन पे फ्लोट करने लगता है, और उसको निकाल के अलग कर देता है। क्योंकि नेचुरली जब आयरन ओर होता है ना, तो उसके अंदर सैंड के पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसके अंदर ट्रैप होता है। तो ये एक इम्प्योरिटी होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको इस तरीके से निकाल। फिर हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे हमने डिस्कस किया, वो वेरी रिएक्टिव होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट होता है। इसकी भी डायग्राम यानी बनी हुई बुक के अंदर से देख सकते हैं आप। प्रोसेस यूज molten एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजॉल्विंग क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्यों यूज करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी ये बेसिकली इसको क्रायोलाइट बोला जाता है, जिसमें सोडियम एल्यूमिनियम और क्लोरीन होते हैं। और ये क्या करते हैं, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट। ठीक है, तो एनर्जी कॉस्ट कम करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट गिराएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस आसान हो जाएगी। अच्छा, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कार्बन के यूज होते हैं। कार्बन एनोड नीड रेगुलर रिप्लेसमेंट। वाई एनोड को क्यों रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो वो कार्बन जो होता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो कार्बन उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बन एनोड, और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, जो कि गैस बन के उड़ जाता है। तो ऑब्वियसली वो जो एनोड है वो घुलना शुरू हो जाते हैं, डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। तो एनोड स्लोली बर्न अवे, तो बर्न अवे हो जाती है, तो इसलिए उसको इसकी उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिएक्शन एट कैथोड में एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। क्विक समरी, ये बस इसकी क्विक समरी आ गई कि जो हमने पढ़ा है उसके हवाले से मेटल और नॉन मेटल का क्या रिलेशन होता है, फिजिकल मेटल। तो बस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।